हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के पार्ट नंबर 8 का रिवीजन, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम नवीन सर के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें हम सबसे पहले करेंगे जो प्रीवियस क्लास हमने की थी, क्लास नंबर 7, उसका रिवीजन 5 क्वेश्चंस का, और फिर हम इसमें 40 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो रिवीजन क्वेश्चन है हमारा, संसद की पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 इसके तहत आया था। और अब तक संसद के संयुक्त अधिवेशन 3 बार हो चुका है। एक बार 1960 में, एक बार 1977 और एक बार 2002 में। और 2002 में आतंकवाद निवारक अधिनियम लाया गया था। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये शूद्रक की रचना है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया महाद्वीप। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को। अदिश राशि कौन सी होती है? दूरी होती है। और त्वरण, वेग और संवेग, जिसमें भी वह दिखाई देता है, वो सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्लास नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह एक कमरा होता है जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, तो उसको कहते हैं गर्भगृह। और सबसे ऊपर होता है शिखर। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर होता है तो सबसे नीचे होता है गर्भगृह, जो एक कमरा होता है जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। और ऊपर होता है शीर्ष, इसे शिखर कहते हैं। और इससे नीचे होता है जो, उसे कहते हैं गोपुरम। और जो टावर के आकार का होता है उसे विमानन कहते हैं। और एंट्री गेट पर मंडप भी बने होते हैं। और उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के मेल से बनती है बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, पंडित शिवनाथ मिश्रा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध सितार से। और 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड हैं। और 2023 में 106 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। काकचिंग ताबम चाना मोइबा शर्मा, इनका संबंध किससे है? तो इनको पद्मश्री अवार्ड 2023 दिया गया है। और ये थांगटा से संबंधित हैं। जोधैया बाई, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध बैगा एक्ट से है। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बैगा, इनका संबंध है बैगा से। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। उमा शंकर पांडे, इनको जल संरक्षण के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। के सी रुनरेम सांगी, इनको मिजो गायन के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। रानी मछैया, इनको कोडवा लोक नृत्य के लिए दिया गया। और कोडवा लोक नृत्य कुर्ग का है, जो कर्नाटक राज्य में होता है। और कुर्ग की क्वीन किसको कहा जाता है? रानी मछैया को कहा जाता है। और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। और सबसे पुराना क्लासिकल डांस भी यही है। और इसका वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, जिसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। और इसकी जानकारी हमें और किस किस ग्रंथ से मिलती है? शिल्पाधिकारम पुस्तक से मिलती है, जो तमिल भाषा में लिखी गई है। एल्गो अधिगल की इसमें कहानी लिखी गई
है। और एक और पुस्तक है अभिनय दर्पण, जो नंद किशोर ने लिखी है। गरिया पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो ये त्रिपुरा का त्यौहार है और यहीं पर होजागिरी रेयांग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। हिक हक माई माता वेलकम फेस्टिवल, लेबांग गुमानी और ममिता मूषक फेस्टिवल इत्यादि मनाए जाते हैं। वांगला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में और त्रिपुरा दोनों में ही। और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। अब की बार 25वां 2024 में मनाया जाएगा। और इसमें भागीदार देश कौन बना है? तो भागीदार देश बना है वेल्स। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं? मईल, जिसके पीछे भी आइल लिखा हो, तो जैसे मईल अट्टम, आइल अट्टम, जिसे सुंदरता का नृत्य कहा जाता है। और मईल को मोर नृत्य कहा जाता है। पाप नाट्यम सांप नृत्य, कावड़ी अट्टम, कोलट्टम, कुन्नी डांस, तो ये सभी तमिलनाडु राज्य के हैं। लायन एंड पिकॉक डांस ये अरुणाचल प्रदेश का है। पोड्डू खेती ये आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा दोनों में ही होती है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन सत्रिया। सत्रिया भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है और ये 8वां क्लासिकल डांस है। और ये असम राज्य से संबंधित है और 500 वर्ष पुराना यह डांस है। और सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस बनाया गया था। और इसके फाउंडर शंकरदेव को माना जाता है। श्रीमंत शंकरदेव के ये अंकिया नाट पर आधारित है। और भरतनाट्यम सबसे पुराना है 2000 वर्ष पुराना। और जो नवीनतम है वह 500 वर्ष पुराना है। और इसमें परफॉर्म किया जाता है वो अंकिया नाट ड्रामा के लिए किया जाता है। और जो इसमें मेल डांसर होता है उसे कहते हैं भंगी और फीमेल डांसर को सिमंगी कहते हैं। और इसमें म्यूजिक बोर संगीत का यूज होता है। और इसमें एक पुरुष भिक्षुक भी होता है जिसे भो कोट कहते हैं। तो ये टर्म ध्यान रखने, मेल डांसर होता है भंगी, फीमेल डांसर सिमंगी और पुरुष भिक्षुक ये होता है भो कोट। और भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ होती हैं, इनको कहते हैं भावना। और मिट्टी या अखोरा मिट्टी पर व्यायाम होता है जो सत्रिया क्लासिकल डांस में होता है। और इसी में होता है सैकिया बार बयान, इनके रूट वर्ड हैं जो इनके कलाकार हैं उनको ध्यान रखने के लिए, जैसे प्रदीप चलीहा, मणिकांत बरबायन और घनानंद बरबायन। बरबायन और सैकिया इनके रूट वर्ड हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल कितनी है? तो जोनल काउंसिल एक संविधिक संस्था है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। और चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। और इसका चीफ ये मुख्य अध्यक्ष ये गृह मंत्री होता है। और 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी हैं? एक है उत्तर भारत की परिषद, एक दक्षिण भारत के, एक पूर्वी राज्यों की, एक पश्चिमी राज्यों की और एक सेंट्रल स्टेट की जो उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद कहलाती है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है। और सिक्किम इसमें सन 2002 में शामिल हुआ था। तो वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति को संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो कितने दिन के अंदर? तो 1 माह के अंदर रखा जाना अनिवार्य है। 352 अनुच्छेद 352 मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में सशस्त्र विद्रोह आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। और 356 अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित सलाह देता है। लिखित पत्र के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। और इसका अप्रूवल 2 मंथ में प्राप्त होना चाहिए संसद से। और अधिकतम ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और पहली बार 1951 में लगाया गया था 3 साल से ज़्यादा के लिए। यदि इसको 3 साल से ज़्यादा लगाना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 360
वित्तीय आपातकाल, ये 2 मंथ में अप्रूव होना जरूरी है। अब तक संसद में एक बार भी नहीं लगा है। भारत में ये एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है और लास्ट बार जब लगा था 25 जून 1975 को, और ये 21 महीनों के लिए लगा था। और 25 जून को 2024 में अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया है। अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे। जैसे केंद्र में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 103 के तहत, और राज्य में राज्यपाल 192 के अनुच्छेद के तहत एमएलए और एमएलसी के पद का निर्णय करेगा कि वह कौन लाभ के पद पर है और कौन नहीं। 1989 89 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा अध्यक्ष उप अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। और 8वां क्वेश्चन है हमारा, संसद में गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद कहलाएंगे गैर सरकारी सदस्य। और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो संसद में गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? जो मंत्री होते हैं। मंत्रियों के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। सांसद डिस्क्वालीफाई, यदि ऐसे अयोग्यता घोषित हो जाए तो 60 दिन किसी सीट के बिना इलेक्शन लड़े, मैक्सिमम 6 महीने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 84 इसमें संसद सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। सांसदों की योग्यता पर अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 87 में। अभिभाषण क्या होता है? अभिभाषण एक लिखा लिखाया पत्र होता है जो राष्ट्रपति अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं बोल सकता, जो उसमें लिखा हुआ होगा वो ही बोलेगा। और निर्वाचन के बाद पहला सत्र, ये प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधन करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में मिलता है। भाषण, भाषण क्या होता है? जो मन में हो वही बोलो। और अभिभाषण वह एक लिखित होता है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 इसमें राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित की जाएगी और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 5 हो सकती है। और राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 129 इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख या रिकॉर्ड कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अन्य न्यायालयों को मानने होंगे। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, स्तूप, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान केंद्र करने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसकी परिधि 120 मीटर और हाइट 32 मीटर है। जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहलाता है केसरिया स्तूप, जो बिहार राज्य में है और इसकी हाइट है 32 मीटर और परिधि जो इसके चारों ओर का एरिया है वह 120 मीटर है। धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ के उत्तर प्रदेश में। अमरावती और गुंटूर स्तूप ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। धामिक, धामिक स्तूप ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बरहुत स्तूप ये सतना मध्य प्रदेश में है। और 1873 में कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने इसको बनाया था। और ऐसा होता है स्तूप, और ये ऊपर छत्र या हर्मिका होता है और इससे नीचे एक बॉक्स होता है जिसे जो आयत या वर्गाकार होता है और इसमें जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसके अवशेषों को इसमें रखा जाता है। और स्तूप का सबसे पवित्र भाग यही माना जाता है। तोरण, तोरण होता है इसका गेट। और मेधी, मेधी इसका वृत्तीय जो रास्ता होता है उसको कहते हैं वृत्त, ये पत्थर को कहते हैं मेधी। और ये अंडे के आकार का होता है। तो ये ऐसा होता है स्तूप। वल्लाल सेन ने किसकी रचना की थी? तो दान सागर की रचना की थी और ये बंगाल के रहने वाले
थे। मान सोल्लार ये राजा भोज की बुक है। और कृत्य कल्पत्रु ये लक्ष्मीधर की पुस्तक है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तिलक मंजरी के रचयिता हैं धनपाल। सौंदरानंद बर्ज सूची ये रचना लिखी है अशोक घोष ने। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी है। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 वंशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था पाल वंश बंगाल का था, प्रतिहार वंश वेस्ट बंगाल के थे और राष्ट्रकूट वंश दक्कन के थे। तो ऐसा था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें 3 वंश शामिल थे और रेशम मार्ग को ये आपस में जोड़ता था। पाल वंश के फाउंडर का नाम क्या था? पाल वंश के शासक कौन थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो यहाँ के थे धर्मपाल। प्रतिहार वंश के थे वत्सराज जो विजयी हो गए थे और राष्ट्रकूट वंश के थे ध्रुव फस्त जो विजयी हो गए थे और अंतिम रूप से विजयी हासिल की थी नागभट्ट सेकंड ने जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, गजनी वंश के फाउंडर कौन थे? गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पतगीन और ये 1998 में गद्दी पर बैठे थे और इनके पुत्र का नाम था महमूद गजनवी और इनके लास्ट गजनी वंश का लास्ट शासक कौन था? खुसरो मलिक था। 986 ईस्वी में भारत आया था सुबुक्तगीन जो एक तुर्क शासक था और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब यात्री भारत आया था और पहला अरब था जिसने भारत पर अटैक किया था। गजनी महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे और इसका वर्णन हमें इतिहासकार एलियट का कथन देता है। 16वां आक्रमण इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था और इसमें वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। गजनवी के समकालीन चोल शासक कौन थे? तो चोल शासक थे राजेंद्र फर्स्ट जिनका कार्यकाल था 1014 से 1044 और महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? उत्बी थे जिसने यामिनी पुस्तक लिखी है जिसमें गजनवी वंश की जानकारी मिलती है और इसे किताब उल यामिनी कहते हैं। तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है और इसे ही किताब उल हिंद कहते हैं और इसकी भाषा है अरबी। फिरदौसी ने किसकी रचना की है? शाहनामा की रचना की है और चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो ऐसा किसने कहा है? तो आर.पी. त्रिपाठी ने ऐसा कहा है। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण किया था मुल्तान पर और 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था और इसमें रानी नायिका देवी यहाँ पर थी जो भीम सेकंड की पत्नी थी और 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ था और इसमें राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। तो त्राइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान के साथ छल किसने किया था? तो ये कन्नौज के शासक जयचंद के द्वारा किया गया था और जयचंद गढ़वाल वंश के शासक थे जो कन्नौज के शासक थे और 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी चली हुई थी संयोगिता के साथ और संयोगिता कौन थी? जयचंद की पुत्री थी। इसलिए त्राइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। और गौरी का दास कौन था? गौरी का दास था ऐबक जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में जानते हैं और इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश की संस्थापक यही थे और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इनका कार्यकाल था 1206 से 1210 तक और 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। पहला है गुलाम वंश,
खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी वंश ने, जो 1290 से 1320 तक शासन किया है। और जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक, और मैक्सिमम समय तक शासन किया 94 साल तक। और गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, खिज्र खान इसके संस्थापक थे। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की और 1526 तक इस वंश का शासन रहा। और 1526 में इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे, या दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। और बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक लंबा शासनकाल वाला शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी, जिसने 38 वर्ष तक शासन किया है, 1451 से 1489 तक। अब हम देख लेते हैं ऐबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है और इसे ही पील बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श का मतलब है हाथियों को दान देने वाला, और लाख बख्श लाखों का दान देने वाला। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। लगभग 60 घंटों में इसने इसको बना दिया था। और इसने संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर इसको बनवाया था। और अजमेर के शासक विग्रहराज फोर्थ ने इसको बनवाया था। संस्कृत महाविद्यालय को किसने बनाया था? विग्रहराज फोर्थ ने, जो अजमेर के शासक थे। और इसको तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी इसी ने बनवाई थी। और 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद शासक आए थे आराम शाह, जो 8 महीने तक शासक रहे थे। और इसके बाद आए इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल वस्त्र या लाल कपड़ा। और वहाँ के ऑफिसर्स या अधिकारी कौन कौन होते थे? काजी, अमीर ए दाद। और 60 घंटी वाली न्याय की जंजीर जहांगीर के दरबार में लगाई गई थी। और न्याय का घंटा इल्तुतमिश के दरबार में लगाया गया था। तो 60 घंटे वाली न्याय की जंजीर कहाँ पर थी? जहांगीर, जो मुगल वंश का शासक था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या था? न्याय का घंटा लगाया गया था। और न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने पड़ते थे। एकता प्रथा, सैनिकों को वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था ताकि वे अपना पालन पोषण कर सके। और तुर्क-ए-चहलकानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और इसका एंड किसने किया था? तुर्क-ए-चहलकानी का एंड तो ये किया था बलबन ने। और इसमें 40 तुर्क सरदार होते थे। और इसका वजीर कौन होता था? जुनैदी। इल्तुतमिश ने एक चांदी का और एक तांबे का सिक्का भी चलाया था। और चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। और शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। और मंगोल साम्राज्य के फाउंडर कौन थे? चंगेज खान। और चंगेज खान ने ट्रांस अक्सियाना, जो ईरान का क्षेत्र था, 1219 में इसके नियंत्रण में था। 1221 में भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ था। और जलालुद्दीन मकबरनी इल्तुतमिश के दरबार में मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी का सिर कलम करवा दिया था, जिससे मंगोल आक्रमण भारत से टल गया था। और चंगेज खान की मृत्यु कब हो गई थी? 1227 में हो गई थी। और इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीसोल क्या होता है? जलोढ़ मृदा को कहते हैं एंटीसोल। और नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर। और भारत में 43% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा मिलती है। गन्ना, चावल, मक्का, तिलहन इत्यादि के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है?
तो ये होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उपजाऊ भी होती है और ये दोआब भूमि होती है, यानी कि दो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं दोआब भूमि। और काली मिट्टी टिटेनी फेरस मैग्नीटाइट की वजह से इसका काला रंग होता है और कपास की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है। और अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या क्या है, तो इसे चेरनोजम कहते हैं और उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के करेल रेगुर आदि इसके अन्य नाम हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना इसमें अधिक मात्रा में मिलता है और मृदा निर्माण के लिए 4 इम्पोर्टेंट कारक होते हैं और ये 4 कारक क्या क्या हैं, आधारभूत चट्टान होनी चाहिए, जलवायु, स्थलाकृति या उच्चावच और जैविक प्रभाव। तो इन 4 कारकों से ही मृदा का निर्माण होता है। लेटराइट मृदा किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, काजू ड्राई फ्रूट की खेती में इसका यूज़ होता है, जैसे मूंगफली का उत्पादन इत्यादि में। और लाल मिट्टी का यूज़ ईंट बनाने में होता है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, घास के मैदान। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में भी कनाडा और अमेरिका में मिलते हैं। पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलते हैं। स्टेपीज घास के मैदान ये मिलते हैं यूक्रेन और रूस में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में मिलते हैं। वेल्स घास के मैदान ये मिलते हैं साउथ अमेरिका में। कैंटरबरी फील्ड्स ये मिलते हैं न्यूजीलैंड में। मंचूरियन रूस में। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट में भी अभी हाल ही में 45वां शतरंज का ओलंपियाड हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों में गोल्ड इंडिया के द्वारा जीत लिया गया है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर हैं, ट्रोपियन ट्रोपिकोन में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास मैदान ट्रॉपिकल घास के मैदान जैसे सेल्वास घास मैदान ये मिलता है ब्राज़ील में। कंपोज घास के मैदान अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला में और इसकी राजधानी है कराकस। सवाना अफ्रीका में पार्कलैंड घास मैदान होते हैं। दून और मर्ग जैसे गुलमर्ग और देहरादून ये मिलते हैं इंडिया में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से संबंधित कौन है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से संबंधित है एल नीनो और ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। चिनूक जलधारा कहाँ पर मिलती है, तो ये अमेरिका में मिलती है। सिराको ये सिसिली में मिलती है। ब्लीजर्ड ये कनाडा और अमेरिका में मिलती है। नॉर्वेस्टर्स ये कहाँ पर मिलती है, इंडिया में। और वेस्ट बंगाल और असम में ये मिलती हैं और इनको काल बैसाखी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल और असम में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। मिंस्ट्रल हवा ये कहाँ पर मिलती है, फ्रांस में। बोरा विंड्स ये मिलती है इटली में। जोहा ये मिलती है अर्जेंटीना में। और यामो मिलती है जापान में। लेवेस धारा ये मिलती है स्पेन में। और ब्रिक फील्ड ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो सबसे ऊपर होता है बाह्य मंडल जो 640 किलोमीटर या इससे ऊपर होता है। इससे नीचे होता है आयन मंडल जो 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। मिजोस्फीयर इसको कहते हैं मध्यमंडल और ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर जो जिसमें वायुयान उड़ाया जाता है और ये 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। और क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर सबसे निचली परत होती है जो 0 से 12 किलोमीटर तक होती है और सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा इत्यादि इसी में होती हैं। और लोअर एटमॉस्फेयर 3 परतों से मिलकर उत्पन्न होता है और सबसे ऊपरी वायुमंडल में 2 परत होती हैं। और लोअर एटमॉस्फेयर या निचले वायुमंडल में कितनी परत होती हैं, 3। और ऊपरी वायुमंडल में होती हैं 2 परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य है और मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। उत्पादक और निर्यातक में टॉप पर कौन है, भारत है। और भारत में कौन सी हिल्स मिलती हैं, सिल्वर हिल्स मिलती हैं। भारतीय मसाला बोर्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कोझिकोड केरल में स्थित है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। और कार्डेमम हिल्स ये कहाँ पर है, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है, तो इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में।
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में चलाया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में चलाई गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का फादर कौन माना जाता है? यूसुफ मोहम्मद अली माना जाता है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, रुपए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके लिए एक्ट 2013 में आया था। और रुपए कैसा है? ये एक प्लास्टिक मनी है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि। जैसे हमारा ATM होता है वो रुपए ही होता है, यानी कि ये प्लास्टिक मनी होती है। और इसको लॉन्च किया गया था 26 मार्च 2015 को। और इसको RBI और IBA दोनों को ही NPCI को चलाते हैं। ये दोनों NPCI को चलाते हैं। और इंडियन बैंकिंग अलायंस कौन सा होता है? IBA। और RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। भारत पे को कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2018 में। और भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसको 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई करता है मुंबई, कोलकाता, अलीपुर, हैदराबाद, सफाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा में चेरापल्ली। तो इन स्थानों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। और नोट छापने का कार्य RBI करता है। और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस पर साइन वित्त सचिव के होते हैं। और वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और नोट प्रिंटिंग या नोट प्रेस कितनी जगह पर होते हैं? तो ये होते हैं 4 जगहों पर। और सिक्के की ढलाई कहाँ कहाँ पर होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और प्रेस ये 4 जगह पर होते हैं, देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। और गति के 3 समीकरण न्यूटन ने दिए थे और किस पुस्तक में दिए थे? तो ये दिए थे प्रिंसिपिया पुस्तक में। और इसमें उसने वेग v = u + at यानी कि वेग का समय के साथ रिलेशन होता है। और s = ut + 1/2 a2 स्क्वायर यानी कि विस्थापन का संबंध भी टाइम से होता है। v² = u² + 2as यानी कि विस्थापन का संबंध वेग से होता है। और इनको SUV-AT इक्वेशंस कहा जाता है। यहाँ पर S का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि विस्थापन। और U का मतलब होता है प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। और V का मतलब होता है अंतिम वेग। और A का मतलब होता है एक्सीलरेशन या त्वरण। और T का मतलब होता है टाइम या समय। और U और A को हटाकर संबंध चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको इसका संबंध देखना है तो U और A को हटाकर हम देख सकते हैं। और T का मतलब होता है टाइम और V का मतलब होता है वेग। तो इसमें वेग और समय का संबंध होता है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। जब भी घर्षण लगता है वह हमेशा कैसा कार्य करता है? तो हमेशा करता है नेगेटिव या ऋणात्मक। तो यह हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे हम आगे चल रहे हैं और घर्षण बल हो तो वह हमें पीछे की ओर खींचेगा। तो इस प्रकार हमेशा ऋणात्मक ही होता है। फ्रैक्शन कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे स्थितिज घर्षण, फ्रिक्शन या घर्षण 3 प्रकार का होता है। स्थितिज घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम। और स्थितिक घर्षण होता है जैसे यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है। और सर्पी घर्षण, यदि इस बॉक्स में कोई चिकनी चीज़ या लुब्रिकेंट्स या स्नेह का यूज़ किया जाए तो इसका घर्षण थोड़ा कम हो जाएगा। और यदि लोटनिक हो, ये इसको गोल हो, तो ये इसमें कम से कम घर्षण लगेगा। तो ये घर्षण के 3 प्रकार हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। यानी कि F
व्युत्क्रमानुपाती m1 m2 बटे r स्केयर। f इज इक्वल टू g इंटू m1 एंड m2 बाय r स्केयर। और g की वैल्यू किसने दी थी? कैवेंडिश के द्वारा दी गई थी 1798 में। और g का मान क्या होता है? g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर। और g का सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ये होता है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अकीरिय गैस की खोज किसने की थी? लोकेर और रैमजे के द्वारा की गई थी। और समूह 18 में ये गैसें मिलती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम और रेडोन। जैसे इनके सभी बाहरी कक्षों में हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जैसे नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10 और इसमें 2 और 8 होते हैं। ऑर्गन 18, 2, 8, 8। और क्रिप्टॉन इसका परमाणु क्रमांक होता है 36, जिसमें 2 पहले कक्ष में, 8 उसके बाद, 18 उसके बाद और 8 लास्ट कक्ष में होते हैं। और जीनोम का परमाणु क्रमांक होता है 54, 2, 8, 18, 18 और 8। और रेडोन का होता है 86, 2, 8, 18, 18, 32 और 18 और 8। यानी कि लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्गन का यूज किया जाता है बल्ब में। और हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर करके गोताखोरों के लिए पानी में मिलाते हैं। और रेडोन का यूज कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। संयोजकता, इनकी संयोजकता शून्य होती है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन में होते हैं 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। यानी कि इसके पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 6 होते हैं। और 8 में से 6 को घटाएंगे तो इसकी संयोजी परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2। और यदि संख्या 4 तक हो तो वही संयोजी परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी। और अगर 4 से ज़्यादा है तो हम उसको 8 में से घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। और फ्लोरीन की है 9, यानी कि 2, 7, यानी कि 8 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और सिलिकॉन का है परमाणु क्रमांक 14, तो यहाँ पर 2, 8 और 4, तो यहाँ पर 4 है तो 4 ही संयोजी परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 9F19 ये क्या है? 9 यहाँ पर इसको Z से डिनोट करते हैं और ये होता है परमाणु क्रमांक। और A से डिनोट करते हैं जो 19 है, वो होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। और इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 9 न्यूट्रॉन, 9 ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 होती है। और A में से Z को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। मोजले ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं ऐसा बताया था। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में 63 तत्व बताए थे और परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ऐसा इसमें बताया गया था। जेड का मतलब क्या होता है? जेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर प्राप्त होता है न्यूट्रॉन। और होमो सैपियंस शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? तो होमो सैपियंस शब्द मानव के लिए यूज किया जाता है। और यह शब्द सी लीनियस ने दिया था। और सी लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति दी थी जिसमें उसने सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम बताए थे। पुरुषों हॉकी टीम ने किसे हराकर ओलंपिक्स 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास में थे टोटल 32 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट 9th क्लास को हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करें। तो वहाँ पर ये क्लास पेड है तो इस क्लास की PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।